लेकिन एसएससी की तैयारी करने में। तो मैंने ना इनको करवाया है चैप्टर 1 रियल नंबर्स में। जो आप लोगों का मिस हुआ है वो है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा बताओ? नहीं सबसे अच्छा सिस्टम होता है शटडाउन। सबसे अच्छा मैंने इसमें आपको इनको करवा दिया है जो पिछली क्लास को वो थे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 ये करवा दिया। प्लस मैंने एक्सरसाइज 1.3 के प्रूव दैट √2 इज इरेशनल ये सब करवाया है। √5 दिए भी क्या ना है, ठीक है, ये सब करवाया है। एक्सरसाइज 1.3 ब्रॉडली देखो तो एक्सरसाइज 1.3 मैंने खत्म करवा दी। छुट्टी तो नहीं हुई ना? नहीं होगी छुट्टी, उसका भी इलाज है। उसका मेरा क्या है, डायरेक्टली HDMI नहीं लगेगी केबल, मेरा कास्ट हो जाए। इनको पता है मेरा कास्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि वो लैग करता है, 2 सेकंड का लैग होता है, 2 या 3 सेकंड का। तो बाय द टाइम आई एम फिनिश राइटिंग वहां पे लिखना होता था। हाँ, और किसी और का फोन कनेक्ट हो जाता है, वो क्योंकि MI का है ना टीवी है, तो जो जिसका MI का फोन होगा तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके उसको कनेक्ट कर लेता है। हाँ, तो उस वजह से क्या होता था, वो प्रांजल अकेला नहीं था, कोई और भी बच्चे हो सकते हैं, या कुछ और भी कोई आसपास जाता है उसका फोन कनेक्ट हो जाता है, तो उस वजह से क्लास में डिस्टर्बेंस आती थी, बेकार के वो 2-3 मिनट लगते थे। तो इसलिए पहले सबसे पहले HDMI केबल ही लगती थी यहाँ पर, मैंने वही लगाई थी, और उसके बाद मेरा कास्ट किया, उसके बाद क्रोमकास्ट भी किया। और इसका क्या हुआ था, मैं बैठी हुई थी कैजुअली और ये यहाँ से इसको ऐसे खिंच गया था। हाँ, नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, कुछ नहीं, पीछे से टायर वायर हुई है वही निकाल के मुझे। तो ये चीज जो है इसी के लिए सब ये सब हम घूम घाम कर सब आ चुके हैं, जिसको जो पहली वाली है ना क्लास आके इसको सब एक्सपीरियंस है ना। हाँ, तो मैंने ये सब करवा दिया है, ये आपको मैं दोबारा से कवर करवा दूंगी, ठीक है। आई डोंट वांट टू यू नो इनको मैं सारा काम करवा दूं, आई डोंट वांट टू वेस्ट बिकॉज़ टुमारो दे आर द पेपर, राइट। तो ये सब आपका कवर करवा दूंगी, कल की क्लास में ये लोग बच्चे नहीं आएंगे तो करवा दूंगी आप इसी टाइम पर, ठीक हो गया? नहीं आओगे ना कल, पक्का? मैं ना आगे सिलेबस नहीं बढ़ाऊंगी, जो आपकी पिछली रिविजन है वही करवाती रहूंगी बाकी बच्चों को भी, ठीक हो गया? एक अंबिका का क्वाड्रेटिक है, अगर उसको आएगा तो उसके हिसाब से मैं उसको तैयारी करवा दूंगी, और तो किसी का कुछ नहीं है। चलो, अब हमने करना था, मैंने आपको कहा था अपनी वर्कशीट निकालो, जो वर्कशीट मैंने आपको दी है ना लास्ट की, बस रियल नंबर्स की वर्कशीट आपको निकालनी है, बाकी सब आपकी। हाँ, दोबारा से करवाओ। लिखो प्रूव दैट, बाकी तो तुमने लिख लिया था, आगे आपको लिखना है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। लिख लो इसको आप लोग भी, जहां पे √5 दिया हुआ है वहां पे √2 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, एवरीथिंग बाय डिफॉल्ट रिमेन्स द सेम, विद द डिफरेंस कि जहां पर हमारा √5 है वहां हम √2, √3 उसको फिट करते रहेंगे। तो इसको सबसे पहले हम सब स्टार्ट करते हैं विद दिस अजम्पशन, लेट्स अज्यूम लिख लो, लेट √5 बी, लिख लो इसको तन में, बी अ रैशनल नंबर, let √5 be a rational number, therefore
root 5 is equal to P by Q, where P and Q are co-prime integers and Q is not equal to 0. P and Q are co-prime integers and Q is not equal to 0. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नहीं भूलनी, वो है कोप्राइम, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब तक जितने भी आपने रैशनल नंबर की डेफिनेशंस की होगी ना, उसमें इंटीजर्स और q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 ये तो सब लिया होगा। कोप्राइम का ना सही यूज यहीं पर होता है। इंटीजर्स q इज नॉट इक्वल टू 0 तो हमें चाहिए, लेकिन कोप्राइम का सही यूज ना इसी प्रूफ में आता है, जिसके बेसिस पर हम सारा क्वेश्चन ही assumption लास्ट में आके फॉल्स कर देते हैं। ठीक हो गया। फिर हम इसके बाद करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। विल डू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। यहां से 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया। बिना देखे बिना सोचे समझे कुछ बोलना है हमने। 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, ये समझ में आ गया। अब यहाँ से समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे p स्क्वायर लिखा है और क्या लिखा है 5q स्क्वायर। दैट मीन्स देयरफॉर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। वो भी लिख सकते हो, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 कहूंगी तभी उसके बाद में आऊंगी p इज डिविजिबल बाय 5। वो डिपेंड करता है, वो अपनी मर्जी, आपको लिखने का मैंने लिख दो, लेकिन p इज डिविजिबल बाय 5 वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है जो इस पे हमने पहुंचना है। तो p स्क्वायर में 5 होगा ही होगा, तो p में 5 होगा, स्क्वायर तभी 5 होगा अगर 5 25 का स्क्वायर करोगे, 25 में 5 है तभी उसके स्क्वायर में 5 आएगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब p इज डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पर हम लिखते हैं देयरफॉर p इज इक्वल टू ऑफ द फॉर्म 5k वेयर k इज एनी इंटीजर। p जो है वो 5 का मल्टीपल है, तो 5 की कोई मल्टीपल हो तो 5k की फॉर्म हो गई वेयर k इज एनी इंटीजर। हमने ये लिख दिया, क्लियर हो गया। p इज इक्वल टू 5k वेयर k इज एनी इंटीजर। इतना क्लियर हो गया हमें। तो अब हम क्या करेंगे, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर थी ना हमारे पास पीछे वैल्यू, इसमें p की वैल्यू पुट कर दो। 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर। 5q स्क्वायर इज 25k स्क्वायर। q स्क्वायर क्या आ गया 5k स्क्वायर के। तो यहां से भी मैं कह सकती हूँ therefore q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 और q इज डिविजिबल बाय 5। समझ में आ गया मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि q स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है, q भी डिविजिबल बाय 5 है, जिसे मैंने लिखा है। क्लियर हो गया। q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। इतना क्लियर है हमें। रूट 7, रूट 10, रूट 7 प्राइम नंबर्स में, रूट 11, रूट 13, रूट 17 वो सारी आ सकती है। हाँ जी, तो यहाँ पे डिविजिबल बाय 17 हो जाएगा अगर वो है। अगर रूट 17 का है तो आप लिखते हैं 17 स्क्वायर, 17q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। p इज डिविजिबल बाय 17 है ना, और फिर q इज डिविजिबल बाय 17 वैसे लिखो। वो तो समझ में आता है हमें। जैसे जैसे नंबर होगा वैसे रिप्लेसमेंट्स उसमें होती रहेंगी, आपकी बेसिक लाइंस वही रहेंगी। सो देयरफॉर p and q are both divisible by 5. This contradicts our assumption that p and q are co-prime. This contradicts our assumption that p and q are co-prime. Therefore, root 5 is irrational. मैं कह रही हूँ कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। मैं कह रही हूँ कि एक बात दूसरे को बिल्कुल उल्टा बोल रही है, आपस में वो मेल नहीं खा रही। ठीक है, जैसे कि if I say p is a negative number and I say p is equal to 5, है ना, मैंने लिखा है p is a negative number, p is equal to 5, दोनों में आपस में कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉन्ट्रडिक्टरी है।
मैं कह रही हूँ p नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और मैं कह रही हूँ p -5 के इक्वल है ना। मैं कह रही हूँ आपको आंसर इज p इज नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है, और आप मुझे आंसर -5 दे रहे हो, तो मैं कहूँगी सोचो तो सही, पहले बोल कर रहे हो माइनस में हो सकता है कि नहीं। तो वही चीज है, हमने कहा कि वो कोप्राइम होंगे, लेकिन हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि वो कोप्राइम तो है ही नहीं। अगर वो कोप्राइम नहीं है तो हमारी सारी जो हमने अपनी फाउंडेशन रखी थी वो गलत है, हमारी फाउंडेशन गलत है, तो हमारा पूरा प्रूफ जो है वो गलत। ठीक हो गया। Therefore, this contradicts our assumption that P and Q are co-prime going against each other. ठीक है, that root 5 is an irrational number, hence proof। और इसी को यूज करके आपके पास काफी बारी ऐसे आता है, इसे मैंने आप लिखवाऊंगी, इस तरह से लिखा जाता है 3 + 2 √5 is irrational। Prove that 3 + 2 √5 is irrational। DAV में ध्यान रखना, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास जो पहला बच्चा था मेरा स्मृति, DAV से थी, मे टेस्ट हुआ था, बिफोर कोविड की बात है, 2019 की बात है। उसने कुछ ऐसा ही क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था उसके पास, उसने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके गलती कहाँ की थी, उसका आधा नंबर कटा था पूरे पेपर। अगर 30 मार्क्स का पेपर है तो शी स्कोर 29.5 और आधा यहीं पे कटा। ठीक हो गया, तो ये गलती मत करना, आप आधा नंबर भी क्यों कटवा रहे हैं, राइट। हंसो मत, 80 का बच्चा था वो, पूरा फाइनल्स में पूरे बोर्ड्स में वो 80 लेकर गई। हाँ, तो ये गलती जो है आपके 1 या 2 मार्क्स यहाँ कट सकते हैं, मतलब की बेबुनियाद के मार्क्स यहाँ कटवा सकते हो, सिर्फ आपकी प्लस माइनस की कैलकुलेशंस में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था, दिया होता है कि √5 इज इरेशनल, या लिखते हैं वी नो √5 इज इरेशनल, वी नो √5 इज इरेशनल। मैं तो कह रही हूँ ना, अगर 2 मार्क्स में होगा तो बिल्कुल नहीं करोगे, अगर 3 या 4 में होगा तो बिल्कुल प्रूव करोगे, लिखा होता है। वरना given that √5 is irrational, now prove that 3 + 2 √5 is irrational। ठीक है, वरना आपको पूरा का पूरा प्रूफ √5 का फिर से दोबारा लिखना होगा, जो आप पीछे लिख कर आए हो ना आधा पेज में, दोबारा छापना होगा। ठीक हो गया, तो we'll assume let 3 + 2 √5 be a rational number। मैंने रैशनल लिखवाया ना पीछे भी, कि रैशनल वन लिखवा दिया, रैशनल लिखवाया, मैंने लास्ट क्लास में रैशनल लिख दिया था ना। लेट 3 + 2 √5 बी अ रैशनल नंबर, देयरफॉर 3 + 2 √5 is equal to p/q, where p and q are co-prime integers and q is not equal to 0। तो इसमें उसने गलती कहाँ की थी, उसने लिखा था 2 + √5 is equal to p/q -3, ये लिख दिया, बिल्कुल ठीक है, इस 3 को यहाँ ले गए। फिर उसने लिख दिया यहाँ पे 2 √5, जो आम गलती हो जाती है, p -3/q, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा। पूरा प्रूफ सही है, मैम को पता था कि उसका बाकी पेपर सारा सही है, तो आधा नंबर काटा, आप लोग का एक भी कट सकते। क्लियर हो गया, जिस तुम्हारा रिकॉर्ड देखो तो उसने बाकी सब कुछ ठीक लिखा हुआ है, ये 2 भी यहाँ ले गई बाद में, तो सिर्फ इस q की वजह से उसका हाफ नंबर कट किया। आप लोग की वैसे ही बहुत मिस्टेक्स होती हैं, तो तुम्हारे को पूरे चांसेस है कि तुम और भी माशाल्लाह कर सकते हो। हाँ जी, इसी तरह से हमें उसने ये नहीं लिखा था, उसने कहा था मैम मुझसे कोई ना कोई सिली मिस्टेक तो होती है, तो ये हो गई। हाँ, मैं फाइनल्स में ध्यान रखूंगी, और सच में उसने बहुत अच्छे से काम किया था, 80 लेकर आई थी, 100 और 100 थी, जब ये बिफोर कोविड है, फुल सिलेबस था, फुल सिलेबस में कोई कटिंग शटिंग नहीं थी तुम्हारी। तो यहाँ पे आ गया √5 is equal to p - 3q/2q। 12th में है, पर दूसरे स्कूल में है, BCM में है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे p and q are integers। अगर p और q integers हैं, therefore p - 3q and 2q are also integers। कि ये सब आप पढ़कर आए हो कि add two integers, productive sum is an integer, subtract two integers, the difference is an integer, multiply two integers, है ना, so the product will be an integer, divide two integers, the division, the quotient, the answer will be a rational number। integers को divide करके rational बनता है, integer नहीं बनता। 3/4 is not an integer, rational। so p - 3q, 2q are also integers, therefore p - 3q/2q is a rational number, but √5 is irrational,
जिसको प्रूव करोगे अलग से एज पर योर स्कूल टीचर जो कहती है उसके हिसाब से कर लेना, वरना पेपर में लिखा होता है गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल, नाउ प्रूव 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। ठीक हो गया? नहीं लिखा हुआ तो आपको रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना होगा, उसका कोई हल नहीं है। क्लियर हो गया? तो बट रूट 5 इज इरेशनल, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption, this contradicts our assumption, hence 3 + 2 रूट 5 is an irrational number। अब अपनी वर्कशीट पे आ जाओ। वर्कशीट के हिसाब से मैं आपको चैप्टर 1 के जो चीजें रह गई हैं वो करवा देती हूँ। इसके अलावा आपको कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। कोशिश करती हूँ आज की ये वर्कशीट यहाँ पे खत्म हो जाएगी चैप्टर 1 की। चैप्टर 2 में था वो मैं करवा देती हूँ। अच्छा, कंडीशनल क्या? कंडीशनल क्वेश्चंस क्या? रीजनिंग assumption, assumption रीजनिंग वाला कंडीशनल, assumption रीजनिंग। हाँ, assumption रीजनिंग नहीं आनी, पिछली बार नहीं आया तो अब क्या आएंगी? And number of things required. No लिखा ना? हाँ, number of things required। कौन सी कंडीशनल क्वेश्चन से दिखाओ? चलो आ जाओ, रियल नंबर क्वेश्चन नंबर 1। वही है इनफाइनाइट। कंडीशनल तो यही है, इनफाइनाइट पता ही नहीं क्या लिखा है, क्या आगे लिखा हुआ है कंडीशनल क्वेश्चन। तुम पढ़ा लो, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम पढ़ रहे हो। मैं शक्ल देखता आगे तारीख तो या बैठकर कि मैं लिखूं ना लिखूं, लिखो लिख लेता हूँ। लिखा हुआ था तो लिख लो। हाँ, बोलना शुरू कर दिया इसने भी। अच्छा ऐसा है, इसमें से जो बेसिक आपके क्वेश्चन है जल्दी समझ लो। टाइप 1 का आपके पास 180 लीटर्स ऑफ ऑयल है। टाइप 2 के आपके पास 240 लीटर एचसीएफ करवाया सर ने। 120 लीटर्स एचसीएफ करवाया। हाँ, फिर ये आ जाएगा। ये आपका 180 लीटर्स है, 120 लीटर्स है, 180 लीटर्स है, और टाइप 3 के दिए हुए हैं 240 लीटर्स। ये 3 तरह के ऑयल मार्केट में मर्चेंट के पास अवेलेबल है। ठीक है, उसे ना इसकी पैकिंग करनी है। उसने कहा है ही वांट्स टू फिल दीज 3 ऑयल्स इन टिन्स ऑफ इक्वल क्वांटिटी। जिन टिन में फिल करे उसे मार्केट में ना पैकेट्स बनवा कर लेके आने हैं कि ठीक है एक इक्वल क्वांटिटी के पैकेट्स डब्बे उठाकर लेकर आओ ताकि मैं उसमें ये ऑयल पैक कर दूं। तो व्हाट इज द मैक्सिमम ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच टिन्स? ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच अ टिन, जो वो हम एचसीएफ निकालेंगे कि एलसीएम? एचसीएफ। समझ में आ गया ना? एक तो ग्रेटेस्ट का है तो समझ में आ गया होगा। अदरवाइज जब आप टिन में ऑयल को फिल करोगे तो जो आपका ये वाला छोटे वाला टिन होगा उसकी क्वांटिटी लेस होगी, 120, 180, 140, 240 से 120 से भी लेस होगी। ठीक हो गया? तो इसका मतलब हम निकालेंगे HCF ऑफ 120 लीटर्स, 180 लीटर्स एंड 240 लीटर्स व्हिच विल बी HCF क्या आएगा? 60 लीटर्स। 2, 3, 4 बिल्कुल ठीक। क्लियर हो गया? तो हमारा HCF आ गया 60 लीटर्स की। जो टिन लेकर आ रहे हो ना उसकी कैपेसिटी रखो 60 लीटर्स। तो आपके टाइप 1 ऑयल के कितने टिन बन जाएंगे? 2 टिन्स। टाइप 2 ऑयल के कितने टिन्स बन जाएंगे? 3। टाइप 3 के कितने टिन्स बन जाएंगे? 4। टोटल कितने टिन्स चाहिए होंगे? 9। वी रिक्वायर 9 सच टिन्स। बस उस पर पर्ची लगानी होगी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप। क्वांटिटी तो फिक्स ही है, 60 लीटर्स की फिक्स है, वो सबकी 60 फिल कर देगा।
60 into 2, 60 into 3, 60 into 4 ऐसे किया। फैक्टराइज कर लो, अगर ये समझ नहीं आता तो आप पूरा फैक्टराइज कर लो। 2 60 हाँ हाँ वो नहीं वो एलसीएम निकलता है, उससे एलसीएम निकलता है, ठीक है। हाँ देख 12 into 10 देख 180, 18 into 10 और 240, 24 into 10। अब इसको देख लो, ये 4 3 होता है, 2 square into 3 into 2 into 5, ये होगा 3 square into 2 into 2 into 5, ये 6 8 क्यूब into 2 cube into 3 into 2 into 5, 8 का हो गया ना, 8 3 फिर 2 क्यूब हो गया। अब तुम देखो 2 क्यूब into 3 into 5 बन गया पहले वाला, 2 square into 3 square into 5 बन गया दूसरे वाला, 2 raised to power 4 into 3 into 5 बन गया तीसरे वाला। तो मैंने कहा था HCF का मतलब है टेक ऑल द कॉमन फैक्टर्स, तो 2 तीनों में कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है एंड देयर मिनिमम पावर। तो 2 की मिनिमम पावर है 2, 3 की मिनिमम पावर है 1, 5 की मिनिमम पावर है 1, 4 into 15 हो गया 60। समझ में आ गया? ऐसे अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, HCF में हमेशा कोशिश ये करनी है, नहीं आपको 9 टिन्स, नंबर ऑफ सच टिन्स रिक्वायर्ड लिखा है ना, नंबर ऑफ टिन्स रिक्वायर्ड, कितने टिन मार्केट में मंगवाओगे? 9 टिन्स, ठीक है। 9 टिन्स दे दो, मेरे तीनों तरह के ऑयल उसमें फिल हो जाएंगे। 120 लीटर्स है तुम्हारे पास, 60 लीटर का तुम एक टिन बनवा रहे हो, तो ये 120 कितने टिन में फिल हो जाएगा? 180 कितने में फिल हो जाएगा? 240 कितने में फिल हो जाएगा? 2 + 3 + 4 कितना हुआ? 9। Question number 2. 2 wires are 12 meter and 16 meter long. They are to be cut into pieces of equal length. Find the maximum length of such a piece and number of pieces. Maximum length of such a piece. 12 और 16 को आपको pieces में कट करना है, लेकिन सबकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। HCF निकालेंगे, कितनी लेंथ आ जाएगी? 4 मीटर। Maximum length of one piece will be 4 meter, which is HCF of 12 and 16। समझ में आ गया बेटा सबको? सबको समझ में आ गया बच्चे? आ गया? तो HCF नंबर ऑफ पीसेस क्या बन जाएंगे? जो रिबन 12 मीटर है उसके कितने पीसेस आएंगे? 3 पीसेस। जो 16 मीटर है उसके कितने पीसेस आएंगे? 4 पीसेस। टोटल पीसेस आपके पास कितने हो जाएंगे? 7 पीसेस। क्लियर हो गया? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन ना 6th की बुक एनसीईआरटी ढूंढना, उसमें 6th के बाद आप 10th में कर रहे हो, 6th की एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है, एग्जैक्ट क्वेश्चन है, और ये कैट के पेपर में भी आता, मतलब जो एमबीए का पेपर देते हैं ना 15 साल पहले लगा लो, तो उस पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में मुश्किल 434, 403, 465, 434, 465, 403. The only problem in such a question is 3 tankers है, इनमें जो पेट्रोल रखा हुआ है, डीजल रखा हुआ है, वो है 403 लीटर्स, 434 लीटर्स and 465 liters. Find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of 3 containers exact number of times. 3 टैंकर्स हैं, 3 टैंकर्स में इतना पेट्रोल है, आपको नहीं पता किसमें कितना पेट्रोल है, कितना डीजल है, व्हाटएवर लिक्विड जितना भी है, आपको क्या करना है? आपको एक कंटेनर लेकर आना है जो ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सके कि इसमें 403 है, ले आओ तो 1 लीटर का ले आओ, निकालते रहो, 2 लीटर्स का लेकर आ जाओ, 3 का लेके आ जाओ, 4 का लेके आओ, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स चाहिए कि ये ना हो कि अगर मैंने 1 फिल कर लिया तो आधा मेरे पास बाद में जो बच रहा है वो आधा फिल हो रहा है। ठीक हो गया? HCF निकालेंगे बिकॉज हमें क्या करना है, इसमें मेजर करना है 3 क्वांटिटीज को, तो जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा वो इससे छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता। आप 500 लीटर का लेकर नहीं आ सकते कंटेनर की, 500 लीटर का मैं एक यूनिट लेकर आ गया और मैंने कहा जी इसको मेजर करके बता दिया कितना लीटर, आई कैन नॉट गेट दैट। हाँ जी, यही इसमें मुश्किल है, ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवाती हूँ, ये फैक्टराइज नहीं होता।
नहीं होगा, फैक्टराइज नहीं होता ना, इसमें समझ में आता है फैक्टर्स क्या है। तो इतना समझ में आ गया कि HCF निकालना है। अब आता है फैक्टराइज। तीनों में से कौन सा नंबर फैक्टराइज हो जाएगा? 434 करो, 2 into 217। अब यहाँ भी अटक गए। नेक्स्ट आ जाओ, 465 होता है 5 into 93। अब आ जाओ 5 into 3 into 31। क्लियर हो गया? अब सिर्फ इतना चेक करना है, क्या अब सिर्फ इतना चेक करना है, हाँ बिल्कुल ठीक है, 217 की ये 31। देखो ना, अगर 3 नंबर दिए हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे फैक्टराइज किया है, तो जो इवन नंबर है उसको फैक्टराइज करो। मल्टीपल ऑफ 5 है, जो नंबर फैक्टराइज होता है उसको फैक्टराइज करो। फिर उसके जो फैक्टर्स निकल रहे हैं ना साइन वाले, उनसे चेक करके देखो कि क्या नंबर डिवाइड होता है। जैसे 2 into 117 आया, 217 को 31 से जब डिवाइड करोगे, 31 7 जा 217, तो ये बन गया 2 into 7 into 31। क्लियर हो गया? ऐसे ही 403 को आप चेक करके देखो, 31 से 1 जा 31, देन 93, 3 जा 93। ये इसीलिए फैक्टराइज नहीं होता क्योंकि इसमें दोनों ही प्राइम नंबर्स है, 31 भी और 13। तो आपका HCF क्या आ गया? दिस इज द ओनली वे टू टैकल अ क्वेश्चन। अगर ये कैट में आया था तो इसीलिए आया था, किसी को फैक्टराइज करना नहीं आया था उस टाइम पे। 30 सेकेंड्स में से फैक्टराइज करना आसान काम नहीं होता। क्वेश्चन को समझना, HCF प्लस फैक्टराइज करना आसान काम नहीं था। नहीं, इसका स्क्वायर रूट लोगे, स्क्वायर रूट से छोटे वाले नंबर से, ठीक है? क्लियर हो गया? हाँ, तो फिर आप एक एक नंबर को चेक करते रहोगे, बात हमारी सही है बिल्कुल। एक एक नंबर को चेक करोगे, 13 तक पहुंचोगे, फिर उसके बाद पहुंचोगे, फिर 434 को चेक करोगे। द ओनली थिंग रिक्वायर्ड हियर वाज, आपके पास ऑप्शंस दिए होते हैं, और उसने ये भी नहीं कहा था इसमें HCF निकालो, उसने कहा था व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टाइम्स द कंटेनर हैज टू गो इन द टैंकर टू मेजर। टैंकर 2 में कितनी बार वो कंटेनर जाएगा ताकि वो एग्जैक्टली मेजर कर सके। कितना होगा आंसर? 14 टाइम्स। टैंकर 2 में से कितनी बार आप ऑयल निकालोगे ताकि आप एग्जैक्ट मेजर कर सको, तो वो था 14 टाइम्स आंसर था। आप किसी तरह से भी उसे निकाल नहीं सकते। ठीक हो गया? समझ में आ गया मैं? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, मैंने क्लास में करवा दिया था। क्वेश्चन 4 सेज n square minus 1 is divisible by n, divisible by 8 if n is। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, n की वैल्यूज को पुट करना है एज पर ऑप्शंस। एक में क्या है? एन इंटीजर, तो यू पुट इंटीजर वैल्यू ऑफ n, -1 0 1, जिसमें नहीं आ रहा -1 पुट करोगे, -1 का स्क्वायर -1 इज 0, 0 पुट करोगे, 0 - 1 इज -1, 0 इज डिविजिबल बाय 8, -1 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो इंटीजर नहीं हो सकता। फिर उसने कहा है नेचुरल नंबर, आपने कहा 1 स्क्वायर -1 इज डिविजिबल बाय 8, लेकिन 2 स्क्वायर -1 4 -1 3 नॉट डिविजिबल बाय 8। तो ये दूसरे केस में कुछ वैल्यूज आ गई जिसमें प्रूफ नहीं हुआ। थर्ड में कहा है ऑड इंटीजर, माइनस नहीं, ऑड इंटीजर का मतलब है 1 2 3, -3 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, दोनों केसेस। तो सी पार्ट में हमने लिया 1 3 5 7 ऐसी वैल्यूज, 1 स्क्वायर -1 3 स्क्वायर -1 5 स्क्वायर -1, हर बार डिविजिबल बाय 8 आ रहा है। यस, तो आंसर होगा सी। इसमें 5-6 वैल्यूज चेक कर लो, अगर 5 और 6 के लिए ट्रू है तो हर बार के लिए ट्रू होगा। छोड़ दे, क्या लगा होगा? ठीक हो गया? तो डी पार्ट नहीं है, इवन इंटीजर नहीं है इसका आंसर। आप आंसर चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 इजीली कर सकते हो, फैक्टराइज द फैक्टर भी करके आता है, इजीली कर लोगे, बाद में कर लेना। 6th भी हो जाएगा। 7th में मैंने आपको कहा था इसका एक सेट वे होता है करने का। 7th क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया था, इसका एक सेट वे होता है करने का, विच इज ए पार्ट। देखो क्या है, 7 into 11 into 26 plus 13। दोनों केसेस में हम क्या चेक करेंगे? कॉमन। तो कॉमन हमने ले लिया 7 into 11 into 2 plus 1। चाहे सॉल्व ना करो,
पता तो लग गया ना कि एक नंबर मल्टीप्लाइड बाय दूसरा नंबर, तो बाय आपको प्रूव करना है विदाउट सॉल्विंग कि जो आपका 7 इंटू 11 इंटू 26 प्लस 13 है ये एक कॉम्पोजिट नंबर है या एक प्राइम नंबर है। आपको प्रूव करना है, कैलकुलेशंस नहीं करना। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपके इस सम है ना, सम ऑफ टू नंबर्स, तो हम इसमें से कॉमन निकाल देंगे। तो कॉमन आई कैन फाइंड 13 हियर। मैंने 13 कॉमन लिया, 7 इंटू 11 इंटू 2 प्लस 1। अब मेरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ही हो गया। अगर मान लो ये प्राइम नंबर भी आता है तो दो प्राइम नंबर्स कॉम्पोजिट हो गया, 13 इंटू एनी अदर नंबर, राइट। सो हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, लिखेंगे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक given number is product of two prime numbers, hence given number जो आपको दिया हुआ है is a composite number। समझ में आ गया। अब यही चीज आपको नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो उसी में करनी है। 3 इंटू 5 मिसप्रिंट हुआ हुआ है, इसमें प्रिंटिंग सही नहीं हुई, आपको बता देती हूँ क्या है ये। 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 46, कहीं कहीं में ना लिखा नहीं हुआ ठीक से, इस पे नहीं लिखा हुआ। 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 46, नेक्स्ट लिखा हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू प्लस 5, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 10, 7 इंटू 11 मल्टीप्लाइड बाय 13 इंटू 13 प्लस 5 प्लस इंटू 13 प्लस 46 इंटू 3। क्लियर हो गया बच्चा सबका? तो ये सारे हो जाएंगे आपके पार्ट बी बी सी बी डी। ई पार्ट पर आओ, सारे पार्ट्स हो जाएंगे आपके। डी पार्ट में 10 कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 6 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 1। डी पार्ट चेक करो, 10 कॉमन लिया अगर आपने, 6 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 1, तक क्लियर है ना? आपने 5 और 2 कॉमन निकाल लिया। केशव क्लियर हुआ कि नहीं, है ना? हाँ, बी पार्ट भी, सी पार्ट भी, डी पार्ट में भी कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। डी पार्ट में जो कॉमन आएगा वो 10 होगा, जिसे आप लिखोगे 6 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 1, 10 कॉमन निकालने के बाद। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? आ गया? अब आओ ई पार्ट में, जिसमें कुछ कॉमन नहीं आ, तो इसमें हम क्या करें? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 5, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आता, तो इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको प्रूव करना है ये कॉम्पोजिट है। कैसे प्रूव करोगे? और सॉल्व तो करना ही नहीं हमें। अच्छा, ये नंबर क्या होगा? 7 इंटू 11 इंटू 13, ऑड या इवन? ऑड। 7 इंटू 11 इंटू 13 ऑड होगा। ये 5 इसमें क्या है? सम ऑफ टू ऑड नंबर्स। Every even number is a multiple of 2, hence every even number other than 2 is a composite number. Every even number other than 2 is a composite number. क्लियर हो गया? सॉल्व नहीं करना, लेकिन यहाँ पर इसे ऐसे ही हमें प्रूव करना है। 8th में आपको करवा चुकी थी, 9th पे आ जाओ। 9th ऑनवर्ड्स क्वेश्चन ना ये आपके पेपर में आ सकते हैं। That हम लिख सकते हैं 7 into 11 into 13 is an odd number. 5 is also an odd number. Sum of two odd numbers is equal to even numbers. Every even number other than 2. Every even number other than 2 is a composite. ठीक है, यहाँ पर लिख देना बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये घुसाना है बस कहीं भी ना, आपने बस ये लिखते जाना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। हमने ये ना कहीं लिखा नहीं हुआ, जब हमने देखो लिखा हुआ है ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो वो सब चीज है, पर लिख जरूर देना।
सब्जेक्टिव में ना, क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। 8 मैंने करवा दी थी क्लास में, आपको कल करवा दूंगी। Now what happens in question number 9? क्वेश्चन नंबर 9 आपके सच में 6-7 लेवल का क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, ये सब निकालना है। इसमें लिखा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 and 91 leave remainder 7 in each case. Leave 7 as remainder. किस कैल्शियम क्यों निकालेंगे? किसी नंबर को 35 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 7 है, किसी नंबर को 56 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 7 है, उसी नंबर को 91 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 7 है। तो इसका मतलब आप हमेशा क्या निकाल रहे हो? x को कहाँ रख रहे हो? डिविडेंड वाली पोजीशन पर। डिविडेंड वाली पोजीशन पर हमेशा मल्टीपल आता है। नाइन्टी वन से नहीं करेंगे, x में से करेंगे। डिवाइजर थोड़ी माइनस कर दूंगा, रिमाइंडर कहाँ माइनस होता है जाकर? कोशेंट से भी नहीं होता, डिविडेंड से होता है। आपने कहा 47 को 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 5 आया। 47 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 आया। तो ये 5 ना तो 7 के पास जाएगा ना 6 के पास जाएगा। 47 का सीधा असर 5 पे होता है, 5 के साथ होता है कि 42 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। क्लियर हो गया क्या? अब 47 अगर मैं ये 5 को 7 से माइनस कर लूंगी 2, क्या हो जाएगा उससे? 5 को मैंने 7 से माइनस किया, 2 आ गया। उससे क्या मतलब हुआ? आपने क्वोशंट से माइनस कर दिया, 6 - 5 कर दिया, तुमने इसको डिवाइजर से माइनस कर दिया, उसका क्या यूज हुआ? मैं एचसीएफ थोड़ी ना निकाल रही हूँ, एग्जाम्पल लिया है। कोई एक नंबर लो 47, उसको 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 5 आता। रिमाइंडर का मतलब क्या है कि इस नंबर में 7 के किसी मल्टीपल से 5 ज्यादा है। ठीक है, 47 इज 7 into 6 + 5। 7 के 6th मल्टीपल से 5 ज्यादा है, यही मतलब हुआ। तो यहाँ पर रिमाइंडर का मतलब क्या है कि एक नंबर 91 से डिवाइड होगा, वो 7 रिमाइंडर देगा, उसमें 91 के मल्टीपल से 7 ज्यादा है। तो जब मैं मल्टीपल की बात कर रही हूँ, अगर नंबर को मैं डिविडेंड में फिट कर रही हूँ तो हमें क्या निकालना है? एलसीएम। मैंने आपको कहा था एलसीएम डिवाइड होता है, एचसीएफ डिवाइड करता है। आपने अभी तक जितने भी एचसीएफ के क्वेश्चंस थे उसमें से एचसीएफ ने डिवाइड किया था नंबर को, लेकिन एलसीएम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? एलसीएम ऑफ 35, 56, 91 क्या आया? 520। 5 into 7, 7 into 8, 13 into 7। तो मेरे पास एचसीएफ क्या, एलसीएम क्या आ जाएगा? 13 into 5 into 8 into 7। एलसीएम निकाल दो ना। 520 into 7, which will be, ठीक है, 364। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर जो डिविजिबल होता है 35, 56, 91 से। स्मॉलेस्ट नंबर जो डिविजिबल हो जाता है, लेकिन मुझे क्या निकालना है? जो रिमाइंडर क्या दे? 7। हमने कहा कि अगर मैं 3640 35 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 0 आएगा। 3640 को 35 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आएगा। 3640 को 56 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसे ही 7 प्लस कर देंगे, मुझे रिमाइंडर 7 चाहिए तो मैं क्या करूंगी? 3640 + 7, 36, 47 इज द लीस्ट नंबर, क्योंकि रिमाइंडर चाहिए मुझे। देखो हमने कहा था 3640 when divided by 35, 56, 91, तीनों केसेस में रिमाइंडर 0 आएगा।
तो 3640 को मैं लिख सकती हूँ 35 इंटू के प्लस 0, ठीक है। रिमाइंडर अगर 7 चाहिए तो यहाँ पर भी +7 होना चाहिए, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, एलसीएम प्लस कॉमन रिमाइंडर, फिर से आगे एलसीएम प्लस द सेम रिमाइंडर, ये ना शायद अपडेट नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम है। क्लियर हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ पहले था, अब नहीं, अब 10th में आ गए, वो ना जब 6th में थे तब था। हाँ फिर से मिल गया ये ना, इसकी कुछ नहीं है, वायर में प्रॉब्लम है ये। हाँ ये सिर्फ वायर में प्रॉब्लम आ रही है, इसी वजह से ये बार बार गिरता है, ठीक है। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15, 36। इसमें हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है 24, 15, 36 का। पहला केस तो हमारा यही होगा। उसने देखो क्वेश्चन में लिखा है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, तो जो मेरा ये डिविजिबल बाय है ना, ये मुझे बताता है कि नंबर निकालो जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। डिवाइड हो जाए तो मतलब मल्टीपल, मल्टीपल मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहली चीज तो मेरी होगी कि आई विल फाइंड द एलसीएम ऑफ द 3 नंबर्स। दिस क्वेश्चन इज मोर ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड लेस ऑफ योर रट्टाफिकेशन की नहीं, ग्रेटेस्ट का है तो एचसीएफ निकालो। 360 है, 3 इंटू 2 क्यूब, यहाँ से 3 इंटू 5 और ये 3 इंटू 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, 8 इंटू 9 इंटू 5, एलसीएम कितना आ गया 360। इतना क्लियर है हमें। अब उसने कहा था ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स, तो हम कौन सा लेंगे नंबर 6 डिजिट्स में, ग्रेटेस्ट नंबर ये वाला, और इसको किससे डिवाइड करेंगे 360 से। समझ में आता है ना, ये है आपके 9th वाला क्वेश्चन, वही वाला 6th वाला क्वेश्चन नहीं, लेकिन हम इसमें अब ग्रेटेस्ट और उन सब में आते हैं, तो 10th में भी आपके टर्म पेपर्स में क्वेश्चन आ जाता है। 2s are 720। तुम पढ़ रहे हो कि नहीं, तुम ना मतलब डीपीएस हो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ध्यान कम हो जाता है कि नहीं, पर पेपर है फाइनल तुम्हारा, आगे पढ़ लेना। जुलाई पेपर फाइनल ही होता है एक तरह से। हाँ पर पहला तो जुलाई होगा ना, उसमें पता है मार्क्स नहीं आए तो पहले हो गए। मैम मार्क्स नहीं आए क्या करें, वो आपका जो स्कूल का पेपर है ना, वो हर एक टर्म का पेपर एक तरह से फाइनल ही है, बिकॉज दैट विल डिसाइड कि तुम्हें कितना समझ में आ। 9 आ जाएगा फिर से, है ना, 3 4 5 आ गए 9, फिर से 7 करोगे 2 5 2 0, फिर 2 7 9 8 9 और फिर 7 2 5 2 0 और 2 7 9। अब ये 2 7 9 जो फाइनल रिमाइंडर आया, हो गया हाँ रिपीटिंग तो हो ही गया ना, क्योंकि वही आ रहा है बार बार, 2 7 9 ही आ रहा है ना, तो आपका 2 7 9 9 आ गया ना, तो ये हमारा 2 7 9 आ गया रिमाइंडर फाइनल स्टेप में। तो इस 2 7 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, ऐड। ग्रेटेस्ट नंबर का है 6 डिजिट्स का, तो माइनस कर। अगर लीस्ट नंबर का होता 7 डिजिट्स का तो ऐड कर, लीस्ट 7 का, लीस्ट में 7 आएंगे, ग्रेटेस्ट में 6 आएंगे, ठीक हो गया। माइनस करोगे तो आपको हो गया 0 2 7 9 9 9। दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स exactly divisible by 24 15 36। अब 11th क्वेश्चन लगेगा बिल्कुल सेम, पर है क्यों डिफरेंट। और ये पेपर में सच में केवीएम के पेपर में लास्ट ईयर आया था, आपके पेपर में भी आ सकता है, क्योंकि इसमें ना गलती होती है।
मैं 15 मिनट्स एक्स्ट्रा ही लूंगी आपकी क्लास के, ठीक है? 7:15 तक क्लास लूंगी, 50 तक बैठ जाओ अभी, इसकी जान पहले ही निकल जाएगी। कोई बात नहीं, आपके ना मैं सारी रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर देती हूँ। आप अगर क्लास मिस करते हो, पता नहीं वो रिपीट कब हो, प्लीज थोड़ा बहुत, टीम्स पे नहीं है, यूट्यूब पे मैंने यहाँ पे ना अपने ग्रुप में वो यूट्यूब का लिंक रखा हुआ, तो आपका ग्रुप है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में देखना, मैंने यूट्यूब का लिंक रखा हुआ है। दिस इज ओनली दैट आपकी डेट वाइज रिकॉर्डिंग मैंने रखी होती है। मुझे मैसेज करो कि मैम वो रिकॉर्डिंग ढूंढ के दे दो, मैं ढूंढ कर दे दूंगी, कि मैंने सारा अपलोड किया होता है, फोन से मुझे अपलोड करना डालना बहुत आसान है, ठीक है? आपको लिंक भेजना, दैट इज जस्ट कि आप लोग क्लास को मिस मत करो, समझ लो उस टाइम पर, क्लास में नेक्स्ट में आओगे कुछ आता होगा, प्लस जब मैंने आपको कुछ सिखा दिया, जब रिविजन करवाऊंगी तो फिर एक रिविजन ही होगी। उसमें लिखा है डिटरमिन द नंबर नियरेस्ट टू 1,10,000, नियरेस्ट टू 1,10,000 बट ग्रेटर देन 1 लाख। अब एक चीज इसमें लिखी हुई है नियरेस्ट टू 1,10,000 नंबर नियरेस्ट टू 1,10,000। आप मुझे बताओ, मैंने 100 अगर लिमिट ली, इस क्वेश्चन को छोड़ दें, और मैं एक नंबर लेती हूँ 103, ठीक है, और लेती हूँ 105, इस 100 को नियरेस्ट नंबर कौन सा है? 103। समझ में आ गया? एक मैंने नंबर लिया 95 और एक लिया 103, अब नियरेस्ट कौन सा है? 103। समझ में आ गया? प्लस में माइनस में मैं सिर्फ पोजीशन की लोकेशन वाइज चलती हूँ कि 100 से 95 तक जाने के लिए मुझे 5 स्टेप लेने हैं, 100 से 103 तक जाने के लिए मुझे 3 स्टेप लेने हैं, तो मेरा नियरेस्ट कौन सा होगा? 103। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन कुछ ऐसी बात करता है, वो कहता है आपको ये नहीं निकालो कि लेस, वो ये नहीं कहता मोर, वो कहता है आपको नियरेस्ट नंबर निकालना है, चाहे वो 1,10,000 से कम हो, चाहे 1,10,000 से ज्यादा हो, लेकिन 1 लाख से बड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन को समझना, उसकी भावनाओं को समझो, उसने सिर्फ इतना कहा है नियरेस्ट टू 1,10,000। आदत क्या होती है, हम इससे बड़ा ले जाते हैं, इससे छोटा भी आ सकता है, इससे डेफिनेटली बड़ा चाहिए, 1 लाख से बड़ा चाहिए डेफिनेटली, उसने लिख दिया, लेकिन 1,10,000 से नियरेस्ट चाहिए। तो अगर मुझे 100 दिया हुआ है और एक तरफ लिखा है 93 और एक लिखा है 107, तो मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, है ना? दोनों ही इक्वली स्पेस्ड है, लेकिन एक जगह लिखा है 105 और एक जगह लिखा है 93, तो मैं कहाँ प्रेफर करूंगी? 105, बिकॉज नियरेस्ट इज 105। ये 7 किलोमीटर दूर है, ये 5 किलोमीटर दूर है, तो आई विल प्रेफर अ बस स्टॉप विच इज 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई लोकेशन। क्लियर हो गया इतना? तो ये क्वेश्चन वही बात कहता है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 15, 21। तो पहले मुझे क्या निकालना है? एलसीएम ऑफ 8, 15, 21, LCM of 8, 15 and 21. 2 cube, 3 into 5, 3 into 7. 2 into 2 cube into 3 into 5 into 7. 8 into 3 into 5 into 7 कितना बन जाएगा ये? 24 into 5 is 24 into 5 कितना होता है? 120. 120 into 7 is 840। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, हमारी लिमिट इस वाले नंबर से थी, इसके आसपास वाला नंबर ढूंढना है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी, 1,10,000 को 840 से डिवाइड किया, 1s are 840, माइनस हो गया 0, 6, रिमाइंडर में नहीं करते, रिमाइंडर गेट्स अफेक्टेड, 10 टाइम्स कम हो जाएगा। ये पूरे रूल्स होते हैं, आराम से इसको पढ़ना, ये सारे लॉजिक्स होते हैं और कुछ नहीं। तो ये 2 आ गया, फिर आपके पास ये था एक 0 इसके साथ आएगा, ठीक है ना? 2600 हो जाएगा, तो 3 से जाएगा आई थिंक ये 0, देन 2, 2520, 3s are 2520, और यहाँ से आपके पास 80 आ गया, 800, बस खत्म हो जाएगा, ठीक है? रिमाइंडर 800 का मतलब क्या है कि 1,10,000 में से या तो 800 माइनस कर दो या 40 प्लस करो। बताती हूँ कैसे। आप क्या करते हो, 1,10,000
10,800 माइनस किया, कितना हुआ? 0,029,01, 1,09,200. This is exactly divisible by 840. इसके बाद वाला मल्टीपल निकालना है 840 के टेबल में, तो प्लस 840 करोगे, ऐड करो तो आपके पास आ जाएगा क्लियर हो गया। इसमें 109200 में 840 ऐड कर दो, 0040011, ये आ गया। 42 मल्टीपल है 7 का, नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा 49, नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा 56, प्लस 7 करते जा रहे हो ना, तो मैं कह रही हूँ कि ये मल्टीपल है 840 का, इसके बाद वाला मल्टीपल क्या है जो आपने कहा, प्लस 840 कर दो। अब समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, ये आपके पास नंबर है 1,10,000, नियरेस्ट कौन सा है? ये समझ में आ गया। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं 800 माइनस कर दिया, नियरेस्ट आ गया, नियरेस्ट नहीं आया, उसने आपको लेस देन 1,10,000 नहीं कहा, उसने नियरेस्ट टू 1,10,000 कहा है, तो ऐसे वाले केस में हमेशा यू विल गो फॉर अ नंबर व्हिच इज नियरेस्ट प्लस एंड माइनस में। समझ में आ गया। माइनस करने के बाद आप नेक्स्ट मल्टीपल निकालोगे, उसके बाद डिसाइड करोगे नियरेस्ट कौन सा है। क्लियर हो गया? अच्छा में यहाँ तक कोई डाउट, कुछ नहीं समझ में आया हो? क्वेश्चन नंबर 12 कर लो आप, वो इजीली हो जाएगा। इसके बाद बस एक दो चीजें करवानी है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस बहुत जल्दी होंगे, ठीक है? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे, बस एक दो चीजें मुझे करवानी है जो आपको समझ में आनी चाहिए। HCF LCM की कंबाइन, डाउट्स है इसके बाद? 10 मिनट लगाकर फिर आपको डाउट्स है। 3 bells start ringing together and ring after every 4 seconds, 5 seconds and 6 seconds respectively. They ring after 4 seconds, 5 seconds, 6 seconds respectively. In an interval of 1 hour, how many times will they ring together? वो भी कर सकते हैं। बाकी बताओ पहले तो, अगर एक बेल 4 सेकंड्स के बाद रिंग करती है, दूसरी 5 सेकंड्स के बाद, तीसरी 6 सेकंड्स के बाद, कोई टाइम ऐसा आएगा कि जब वो इकट्ठी रिंग करें, तो क्या निकालेंगे? HCF या LCM? HCF। क्यों? 4 सेकंड्स के बाद रिंग की, फिर करेगी 8 सेकंड्स के बाद, फिर करेगी 12, फिर करेगी 16, सो ऑन, 5, 10, 15, 20। तो क्या लिख रहे हो इस केस में आप? क्या लिख रही हूँ मैं? ये मल्टीपल्स, मल्टीपल्स लिख रही हो तो क्या निकालना होता है मुझे? मल्टीपल्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। So I will find LCM of 5, 4, 6, 2 square into 3 into 5. कोई हाईएस्ट मल्टीपल कैसे निकाले? 3 digits पे कह सकती हूँ, but otherwise I can, how can I not put a limit and say find the highest multiple? आपको मैंने 101 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप बैठे हो 102 से मल्टीप्लाई करने के लिए। मैं 1 लाख से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1,01,000 से मल्टीप्लाई करने को तैयार बैठे, उससे बड़ा भी हो सकता है। For every number, I have a bigger number because we can go up to infinity. ठीक है ना? कितना आ गया ये? 4 into 3 into 5, which is 60. तो हमारा the bells ring after every 60 seconds. The bell ring after every 60 seconds. 1 घंटे में कितनी बार रिंग करेंगी? 60 टाइम्स। बस इसमें ध्यान क्या रखना है? 60 times in 1 hour, है ना? 60 seconds आ गया। 1 hour का इंटरवल है, we have an interval of 1 hour, interval of 1 hour, और 1 hour means 60 minutes. Bell 60 seconds मतलब हर 1 मिनट के बाद वो रिंग करती है, तो आप लिखोगे 60 times they ring together। बस इसमें अंडरलाइन कर दो जो आपकी इंपॉर्टेंट है, they start ringing together। अभी रिंग किया, इसके 4 सेकंड के बाद रिंग करेगी, अभी रिंग किया, इसके 5 सेकंड के बाद रिंग करेगी, अभी रिंग किया, इसके 6 सेकंड के बाद। एंड बिकॉज दे स्टार्ट टुगेदर, तो हम उसमें +1 करते हैं 61 टाइम्स।
दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर। अभी रिंग किया 4 4 4 5 5 5 6 6 6, तो उसके जब बाद में स्टार्ट होता है तो 60 टाइम्स, और जो इनिशियल का स्टार्ट था उसका हम +1 हमेशा करते हैं, तो ये हो जाएगा 61 टाइम्स। इतना क्लियर हो गया? अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो वी नो हाउ टू सॉल्व। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, एक चीज आप लिखोगे, फॉर एनी गिवन नंबर्स, जितने मर्जी नंबर्स दिए हो, HCF is always a factor of LCM। ये बहुत जरूरी चीज है, इसके 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं सब्जेक्टिव में, तो वैसे ही आ जाएंगे कि आपका LCM हमेशा HCF से डिवाइड होकर रिमाइंडर क्या देगा? 0। LCM को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा HCF। HCF फैक्टर है, LCM मल्टीपल है, तो LCM में HCF का होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। ये बहुत जरूरी चीज है, ये 2 नंबर तक सीमित नहीं है। ये अगर आप 1000 नंबर लोगे, उन 1000 नंबर का HCF निकालोगे, उन हजारों का LCM निकालोगे, तो आपका HCF LCM को हमेशा डिवाइड करेगा। इतना क्लियर हो गया? तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। ये आप सॉल्व कर सकते हो। इसका डायरेक्टली देखो एप्लीकेशन है। HCF फॉर्मूला आपका डायरेक्ट है 253 एंड 440। 2 नंबर्स दिए हैं 253 एंड 440। इनका HCF दिया है 11, LCM दिया हुआ है 253 into R। फाइंड द वैल्यू ऑफ R। इसमें क्या चीज यूज करते हैं? मैंने क्या सिखाया था लास्ट क्लास में? Yes, is equal to product of 2 numbers. What is HCF? LCM क्या है? और हमारा प्रोडक्ट क्या है? 253 into 440। मतलब अगर ये चीज याद ना हो तो उलझे रहोगे, अगर ये याद है तो डायरेक्टली हमारी इक्वेशन बन गई। R की वैल्यू क्या आ गई? 40। 1 मार्क में, 2 मार्क्स में, 1 मार्क में तो ये वैसे ही 2 मार्क्स सोच सकते हो कि जहां पे आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF into LCM। तो क्या नहीं 40? हाँ, R की वैल्यू 40 आ गई। यस। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने कहा था कि दिस इज फ्रॉम योर एग्जाम्पलर, और ये एक्चुअल बोर्ड पेपर में भी आया हुआ है, आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। A is equal to x cube y square, B is equal to xy square xy cube, A and B are prime numbers. So find the HCF of A, B and LCM of A, B. A, B are positive integers, x and y are prime numbers. तो लगा मैंने गलत लिख दिया, क्योंकि A, B पॉजिटिव है और एक्स वाई जो है वो प्राइम नंबर्स है, मतलब आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में दिया हुआ है। तो HCF कैसे निकालोगे? हम क्या लिखते हैं? HCF मींस कॉमन फैक्टर्स एंड लीस्ट पावर। x और y की लीस्ट पावर आएगी, x भी कॉमन है, y भी कॉमन है, x की लीस्ट पावर 1, y की लीस्ट पावर स्क्वायर। तो ये HCF हो गया XY स्क्वायर। अब समझ में आया वो एप्लीकेशन कहाँ पे आती है जो मैंने कहा था? HCF मींस कॉमन फैक्टर्स एंड देयर लीस्ट पार्ट। तो कभी कभी 3 नंबर्स के केस में भी दिया होता है ये, ठीक है? उसमें एक Z दे दिया होगा, 2 में Z आ रहा होगा, तीसरे में Z नहीं आ रहा होगा, या 1-2 में XY आया, दूसरे में X और Z आ गया, तो X आपका HCF बन जाएगा। LCM क्या होगा इसमें? ऑल द फैक्टर्स एंड देयर मैक्सिमम पावर। तो क्या लिखेंगे? x क्यूब y क्यूब। बस इतना सा आंसर है, 2 मार्क्स में आता है। समझ में आ गया? गलती करके आते हैं बच्चे, सच में पेपर में आने के बाद भी गलती होती है। ये मैंने आपको HCF LCM में करवाया था, that you when you find HCF of 2 numbers we take all the common factors with their minimum power। तो x दोनों में कॉमन है, मिनिमम पावर क्या है x की? y दोनों में कॉमन है, मिनिमम पावर क्या है? 2। LCM of AB, x और y all factors, तो x है तो x क्यूब एंड हाईएस्ट पावर y की पावर क्यूब। मैं कल भी करवा दूंगी तुम्हें। अच्छा, ये वाला कर सकते हो आप, 15th क्वेश्चन हो जाएगा।
HCF of two numbers 145, LCM is 2175, one number is 725, find the other. Question number 16 कर लो, question 17 करना है. Question number 16. LCM of two numbers is 14 times their HCF. LCM of two numbers is 14 times multiplied by their HCF. 14 times the HCF. Sum of HCF and LCM is 600. One number आपको दिया है 280. Find the other number. इसका मतलब सीधा सा इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं. अगर दो नंबर्स का एलसीएम 14 HCF है तो HCF को क्या ले लो, x. एलसीएम क्या हो जाएगा 14x. बन गई इक्वेशन. x किसके इक्वल आ गया 40. HCF क्या है 40, एलसीएम क्या है 14 into 40 और एक नंबर क्या है 288. फाइंड द अदर नंबर. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स HCF into LCM. समझ में आ गया. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब HCF LCM में ना दिख जाते हैं कहीं ना कहीं. और उसके बाद है 17. कैन टू नंबर्स हैव 16 HCF 380 LCM, गिव रीजंस. HCF है 16, 380 है LCM. क्या दो नंबर्स ऐसे हो सकते हैं? 380 16 से डिवाइड होता है तो हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं. तो क्वेश्चन क्या लिखा होता है, टू नंबर्स हैव HCF 16 LCM 380, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. तो हम बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा यार इतना इजी क्वेश्चन आ गया, 16 into 380 करके आंसर लिखा है. ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है 16 और 380 क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पेपर है, ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे. नॉट पॉसिबल का केस आपको नहीं ऑप्शन में दिखेगा, तो आप क्या लिखोगे, दिस केस इज नॉट पॉसिबल because LCM is not divisible by HCF. Here in this case, LCM is not divisible by HCF, hence not possible. 17th में लिखोगे LCM which is 380 is not divisible by HCF which is 16. 380 से 16 जो है वो 380 को पूरा डिवाइड नहीं करता. आप अगर इसको डिवाइड करने की कोशिश भी करोगे तो देखो ये आपका 60 बन गया, तो यहाँ से ये डिवाइड नहीं हुआ है ना. तो ये केस पॉसिबल ही नहीं है. ऐसा कोई दो नंबर्स हो ही नहीं सकते जितने मर्जी ढूंढ लो कि जिनका HCF 16 आए LCM 380 आए. क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई हमें, राइट? तो अब हमारे पास है क्वेश्चन 18. बहुत सिंपल सा है. दो नंबर्स का एलसीएम ना 10m + 4 की फॉर्म में है. m की वैल्यू निकालो. पहले आप एलसीएम निकाल लोगे, उसके बाद से पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा. मैं करवा दूंगी बाद में. क्वेश्चन 19 20 देखो. इसके बाद जो आपने करना है ना 21st भी हो जाएगा, 22nd और 23rd. आप जाओ, मैं कल करवा दूंगी. इनको फटाफट से डाउट्स लेने हैं इनका. 22nd देखो, नहीं यार 21. चल बस ठीक है. 22nd देखो. लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A is 3, लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ B is 7. फाइंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A plus B. A का लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, B का लीस्ट प्राइम फैक्टर 5 है. रियो आप A का लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, B का लीस्ट प्राइम फैक्टर 5 है, तो A plus B का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? अच्छा, A में सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा है? 3. बाकी फैक्टर्स अगर होंगे तो इससे बड़े ही होंगे, है ना. B में सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है? बाकी होंगे तो इससे बड़े ही होंगे. तो A और B के बारे में आप क्या बता सकते हो? A और B पक्का से क्या है? कोप्राइम. और इसमें 5 तो आ सकता है ना, तो कोप्राइम कैसे हुए? हाँ 7 है. अच्छा 7 है, तब भी आंसर. ठीक है, कोप्राइम भी हो सकते हैं, इसमें 7 आ सकता है कि नहीं आ सकता?
आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। को प्राइम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन ए क्योंकि उसमें 3 है और वो लीस्ट प्राइम फैक्टर है। 3 से छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा होता है? और 2, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 3 से छोटा प्राइम नंबर 2 है, ए में 2 नहीं है, ए 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ए हमेशा क्या है? ऑड नंबर। बी भी हमेशा क्या होगा? ऑड नंबर। 2 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो क्या आएगा? इवन नंबर। इवन नंबर मतलब किससे डिवाइडेड होता है? 2 से। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी क्या आ जाएगा? 2। Least prime factor of a plus b is 2. Other way round is take the values, a को 3 ले लो, b को 7 ले लो, 3 plus 7 is 10. लीस्ट हमेशा इसमें क्योंकि ये इवन है तो 2 ही आएगा, आंसर 2 होगा। सबसे आसान है, लेकिन लॉजिकली कि 3 और 5 के अलावा कोई और हुई तो, अगर ये हुआ तो, अगर वो हुआ तो उसका आंसर ये हमेशा ऑड होगा, ये भी हमेशा ऑड होगा। 2 ऑड्स का सम हमेशा इवन होता है। इवन में हमेशा लीस्ट कॉमन फैक्टर, जो लीस्ट प्राइम फैक्टर आएगा वो 2 आएगा, तो वो 2 आंसर है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24, बस ये 2 क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद आपके डाउट्स ही मुझे बताने हैं। HCF and LCM of 2 numbers, पहले वो देखो 3 raised to power 4 plus 3 raised to 6 raised to power 3, प्राइम या कॉम्पोजिट? 3 raised to power 4 कैसे करोगे इसको? प्लस 6 raised to power 3, सॉल्व किया? सॉल्व नहीं करना। हाँ जी, 3 raised to power 4 plus 2 into 3 raised to power 3, तो ये होगा 3 raised to power 4 plus 2 cube 3 cube। फिर आप 3 क्यूब कॉमन ले लोगे, 3 raised to power 1 into plus 2 क्यूब। बस ऐसे शो करना है इसको, दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। हाँ, इतना ही करना है, सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? आपको इसमें से कॉमन निकालने की कोशिश करनी है। कॉमन निकालने के बाद इसको आज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर शो करना है। हमारा मेन मोटिव है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर शो करना, तो आपने वो शो कर दिया और कह दिया कि दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। क्वेश्चन 24 पे आ जाओ। पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आधे मिल जाएंगे। अगर 2 मार्क्स का हुआ तो 1 का हुआ तो आधा मिलेगा, 2 का हुआ तो 1 मिलेगा, ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये हो गया हमारा 24, बस देखो लास्ट और उसके बाद डाउट्स पूछ लो अपने। उसने कहा है HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 33 एंड 264। HCF है 33, LCM है 264 रिस्पेक्टिवली। वन नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2। अगर एक नंबर 1 है, अगर उसको 2 से डिवाइड करते हैं कंप्लीटली, क्वोशिएंट इज 33, फाइंड द अदर नंबर। हाँ बिल्कुल सही, बस इतना समझ में आ गया, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस ये 1 नंबर ढूंढना तो मुश्किल है ना। If one number is completely divided by 2, the quotient is 33. तो एक नंबर कौन सा हो गया? 66। अगर इस चीज को समझ लेते हो तो फिर आपको यही लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, HCF into LCM 132. Second number is 132. This is the answer. इतना क्लियर हो गया बच्चे सबको? चलो अब डाउट बताओ मुझे।